पंडित जी ने तारा को टोकते हुए कहा। और हाँ, 1 मिनट रुको बिटिया। और ऐसा कहते हुए पंडित जी ने अपनी थाली में से आटा और चावल का पैकेट निकाला और तारा को देते हुए कहने लगे, यह कुछ खाने पीने का सामान है, यह तुम रख लो। अभी मेरे पास मंदिर से बहुत सारा खाने पीने का सामान आ गया है। आज फिर से कोई चढ़ावा चढ़ाकर चला गया है। अब इतना सारा सामान मेरी छोटी सी कोठरी में से तो आएगा नहीं, इसलिए अब तुम लो जाओ, खराब हो जाएगा। अच्छा, तुम खा लेना। और ऐसा कहते हुए सामान पंडित जी ने तारा को दे दिया। और थोड़ा सा आटा और चावल देकर आज तारा को इतनी खुशी मिल रही थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और तारा पंडित जी और भगवान को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए घर की ओर जाने लगी। इधर ढाबे पर रामू सारा दिन जी तोड़ मेहनत करता था, इस उम्मीद में कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए और वह और तारा शादी कर सके। रामू को ऐसा लगता था कि शायद उसकी और तारा की शादी होने के बाद उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और अभी वह यह सब सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त सत्तू वहाँ आ पहुँचा और रामू से कहने लगा, आज कमाई कैसी हो रही है। रामू ने सत्तू की तरफ प्रश्नवाचक निगाह से देखा और उससे पूछा, क्या मतलब कमाई कैसी हो रही है? यह सब तो मालिक को पता होगा, मैं क्या जानूं। रामू की बात सुनकर सत्तू ने कहा, तो तू नजर नहीं रखता अकेले पर? रामू ने फिर से आशा से सत्तू की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं मालिक के गले पर नजर रखूं? मालिक तो सारा दिन ही होते हैं, वह खुद ही ध्यान देंगे। अब सत्तू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तू तो रहा मेरा गंवार, इतनी ईमानदारी से काम नहीं चलता है। मुझे तुझे देख लो ऐसा चलता है कि तुमने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। सत्तू की बात सुनकर रामू ने उससे कहा, हाँ, तनख्वाह की बात तो मैं अभी मालिक से करना चाहता था कि अगर हो सके थोड़ा सा एडवांस मिल जाए तो हमारा भी काम बन जाए, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि मालिक से इस बारे में बात कर सके। अब तू सत्तू ने अपना सिर पीट लिया और रामू से कहने लगा, अरे रामू, तू तो मेरा भोला भंडारी निकला। अरे बुद्धू, मैं तो तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि जब ग्राहक आता है तो तू उनसे टिप नहीं मांगता, या जब मालिक इधर उधर होता है तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लिया कर। अरे हम जैसे लोग को ऐसे ही घर चलता है। इतनी ईमानदारी दिखाएगा तो जिंदगी भर यहाँ बर्तन ही मांजता रह जाएगा। अब मुझे भी देख ले, तेरे जैसा ही आया था, लेकिन अपनी होशियारी से आज मैंने एक छोटा सा कमरा बना लिया है और मैं और मेरी बीवी ऐसे में रहते हैं। और अगर तू भी चाहता है कि आराम की ज़िंदगी जिए तो ईमानदारी छोड़कर थोड़ी सी हेरा फेरी करना सीख ले। सत्तू की बात सुनकर रामू ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, ना सत्तू भैया, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम बेईमानी नहीं कर सकते किसी के साथ। मालिक ने आप पर इतना विश्वास करके हमें रखा है, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। पैसे का क्या, आज है कल नहीं है, पर विश्वास तो हमेशा रहता है, इसलिए हम यह सब ठीक नहीं करेंगे। रामू की बात सुनकर सत्तू ने उससे कहा, तो भैया अगर तू यह सब नहीं करेगा तो फिर ऐसे ही रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसा कहते हुए सत्तू बड़ी शान से जाकर मालिक के पास खड़ा हो गया और उनकी चापलूसी करने लगा। नियत समय पर रामू भी अपना काम खत्म करके घर की ओर जाने लगा था कि तभी मालिक ने पीछे से उसे आवाज़ देकर बुलाया और उससे कहा, घर जा रहा है? रामू ने कहा, हाँ। में सर हिलाकर उसने कहा, जी मालिक, सारा काम खत्म हो गया था तो अब सोचा कि घर निकल जाऊं। ढाबे के मालिक ने रामू से कहा, जा अंदर, थोड़ा बहुत खाना बचा है बांध कर घर ले जा। वैसे भी अब गर्मी पड़ने लगी है, खराब हो जाता है, गाय भैंस भी नहीं है खाने। मालिक की बात सुनकर रामू आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, आज मालिक को क्या हो गया जो अपने आप ही खाने को पूछ लिया। और तभी मालिक शायद उसकी मन की स्थिति भाप गया और तब मालिक ने रामू से कहा, मैं पहले इंसान की ईमानदारी परखता हूँ, उसकी मेहनत देखता हूँ। आज 10 दिन से तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो और इतनी ईमानदारी और लगन से तुम काम कर रहे हो कि अब हम तुम पर भरोसा करने लगे हैं, और इसलिए तुम तो खाना ले जाने के लिए वो कहा, वरना यहाँ पर मेरे आगे पीछे बहुत सारे चापलूस घूमते हैं। मैं किसी को भी खाना नहीं देता। जो मुझे लगता है कि सचमुच भूखा बचा हुआ है तो खाना सिर्फ उसी को देता हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी भूख बहुत सच्ची है, इसलिए इतनी मेहनत करते हो और ईमानदारी से अपना काम पूरा करते हो। मालिक की बात सुनकर रामू की आंखें में आंसू छलक आए और खुश होता हुआ बचा हुआ खाना उसे अपने घर के लिए बांध लिया और मालिक को ढेर सारा धन्यवाद देता हुआ घर की ओर रवाना हो गया। घर से परेशान होकर जुगनू निकल तो आया था,
लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह करे तो क्या करे जिससे चंदा की थोड़ी मदद हो जाए। और इसी के चलते वह फिर से काम की तलाश करने लगा। वह कहते हैं ना, जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हो वह चीज़ उतना ही आपके पास सामने बार बार आने लगती है। और ऐसा ही कुछ जुगनू के साथ भी हो रहा था। कहने को तो उसने अपने मन में वादा कर लिया था कि उसे अब दोबारा कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन परेशान की हालत में उसे कुछ समझ नहीं आया। और तभी उसने बाहर छोटा सा ठेका देखा जहाँ पर लोग बैठे हुए थे और पीने का आनंद ले रहे थे। जुगनू भी अपने कदम वहाँ से जाने को रोक नहीं पाया और सीधा वहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने के लिए एक गिलास मांग लिया और पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही पीकर धुत हो चुका था। अब जब ठेके के मालिक ने उससे पैसे मांगे तो देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ठेके के मालिक ने उसे खूब पीट कर लहूलुहान कर दिया और उसके बाद उसे बाहर फेंकवा दिया। मार खाने के बाद जुगनू का सारा नशा जाता रहा। दर्द इतना ज़्यादा था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। रात होने लगी थी और वह वहीं जंगल में दर्द से करहा रहा था। यहाँ चंदा ने जब देखा कि अब काफ़ी रात होने वाली है और बापू अभी तक नहीं आया तो उसे अपने पिता की चिंता होने लगी और वह पायल को गोद में लेकर अपने पिता को ढूंढने निकल गई। वह अपने तीनों बेटों को कभी अकेले नहीं छोड़ती थी, इसलिए उसने पायल को अपने साथ ले लिया और इधर उधर अपने बापू को खोजने लगी। सब जगह ढूंढने के बाद भी उसे जुगनू की कहीं नज़र नहीं आया। उसे अपने बापू की चिंता सताने लगी और न चाहते हुए भी वह ठेके की ओर चल पड़ी। वहाँ जाने पर थोड़ी पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसका बापू यहाँ आया था और उसे मार पीट कर जंगल में फेंकवा दिया। चंदा भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगी और अपने बापू को वहाँ उसने दर्द से कराहते हुए देखकर उसने उसके लिए आंसू निकल आए। जाकर उसने अपने बापू को सहारा देकर उठाने की कोशिश की और जुगनू इतनी मार खा चुका था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह उठकर चल पाए। चंदा को बहुत फिक्र होने लगी थी। रात गहरी हो रही थी। इस हालत में जुगनू को जंगल में छोड़कर आना ठीक नहीं था। कोई भी जंगली जानवर उसे खा सकता था। और यह सब सोचकर चंदा ने अपनी बेटी को गोद से उतार दिया और एक हाथ से जैसे तैसे जुगनू को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जुगनू बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। और अब हाथ कर चंदा ने वहाँ पेड़ से एक मोटी लकड़ी तोड़ी और अपने पिता को उस लकड़ी के सहारे देकर धीरे धीरे घर की ओर आने लगे। जो रास्ता 10 मिनट में पूरा करती थी, उस रास्ते को पूरा करने में चंदा को पूरा 1 घंटा लग गया। धीरे धीरे ही सही पर चंदा घर पहुंच चुकी थी और फिर उसकी बेटियों ने सहारा देकर जुगनू को एक टूटी चारपाई पर लेटा दिया। चंदा ने जल्दी से गर्म पानी करके अपने पिता के घाव साफ करे और फिर पास ही उसके पड़ोसी के पास एक गाय थी। वह उसके पास दौड़कर गई और उससे मन्नत की थोड़ी सा दूध दे उसके बापू के लिए दे दे। उस आदमी ने चंदा पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा दूध दे दिया और चंदा दूध लेकर घर आ गई और जल्दी से उसमें हल्दी मिलाकर अपने पिता को दे दिया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि वह अपनी छोटी सी बच्ची को भी दूध नहीं दे पाती है और आज अपने नशेड़ी पिता के लिए उसे किसी और के आगे हाथ जोड़ने पड़े। पर क्या करे, आखिर में तो उसका बाप ही है। और ऐसी हालत में चंदा से देखी नहीं गई, इसलिए जब कुछ भूल कर वह अपने पिता की ईमानदारी करने लगे। सुबह होने की आई थी। रात भर चंदा और उसकी बेटी जुगनू की चारपाई के आसपास ही बैठी रही। सुबह जुगनू तो थोड़ा होश में आने लगा था और सब कुछ याद भी आने लगा था कि किस तरह से चंदा जंगल से उसे उठाकर लेकर आई है। और यह सब सोचते सोचते जुगनू की आंखें में आंसू बहने लगे। आगे की स्टोरी आगे के भाग में डालेंगे और आगे बहुत ही अच्छी होने वाली स्टोरी, तो देखते रहिए और सुनते रहिए स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।